हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। हम प्रीवियस क्लास में भीष्म साहनी के द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी चीफ के दावत चीफ के दावत के बारे में पढ़ रहे थे ना। और चीफ की दावत जो कहानी है किस कहानी संग्रह से आया है ये भी हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, ये जो चीफ की दावत जो कहानी है ये ओएसटीटी सिलेबस में है, यूजीसी नेट सिलेबस में भी है। तो देखिए चीफ की दावत कहानी में क्या है। हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चीफ की दावत कहानी के बारे में। तो आज हम ये जानेंगे कि भीष्म साहनी ने इस कहानी के माध्यम से क्या दिखाने चाहते हैं, वही बारे में हम जानेंगे आज। ठीक है, तो चीफ के दावत जो है वो भीष्म साहनी द्वारा रचित एक प्रमुख कहानी है। और इस कहानी में उन्होंने क्या दर्शाया ना, मध्य वर्गीय समाज के खोखलेपन तथा दिखावटीपन को दर्शाया है। तो भीष्म साहनी ने चीफ की दावत कहानी के माध्यम से कैसे एक मध्य वर्गीय समाज के खोखलेपन तथा दिखावटीपन हो रहा है यह दर्शाया है। और उनके द्वारा रचित कहानी, जितने कहानी भीष्म साहनी ने लिखे हैं वो कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय था। तो भीष्म साहनी ने चीफ की दावत कहानी में सामनाथ के माध्यम से, जो इस कहानी के नायक कौन है, सामनाथ। तो चीफ की दावत कहानी के नायक जो सामनाथ है, तो सामनाथ के माध्यम से शिक्षित युवा पीढ़ी पर कराया व्यंग किया है। तो भीष्म साहनी ने चीफ की दावत कहानी के जो मुख्य पात्र है सामनाथ, तो सामनाथ के माध्यम से यह दिखाया है कि आज की जो शिक्षित युवा पीढ़ी है वो कैसे अपने माता पिता को बोझ समझते हैं, ये इस कहानी के माध्यम से दिखाए हैं। तो भीष्म साहनी ने सामनाथ के माध्यम से शिक्षित युवा पीढ़ी पर करारा व्यंग किया है। मतलब चीफ की दावत जो कहानी एक व्यंग्यपूर्ण कहानी है। आज के शिक्षित युवा वर्ग अपने माता पिता को बोझ समझते हैं और व्यक्ति अपनी सुख सुविधा के लिए अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, यह दिखाए हैं इस कहानी के माध्यम से। और वे यह तक भूल जाते हैं कि आज किस समाज में तुम रह रहे हो उनकी बदौलत है। अपने बच्चों को काबिल बनाने के लिए माता पिता अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। तो ये समझना चाहिए सभी माता पिता के संतान को, ये बात समझना चाहिए कि जितने लोग हैं वो समाज में किस तरह रहे हैं, कैसे काबिल बने, किसके सहायता से उन्होंने काबिल बने हैं, ये नहीं समझते हैं आज के जो युवा पीढ़ी। ठीक है, तो माता पिता ने अपने बच्चों को काबिल बनाने के लिए माता पिता अपने सर्वस्व ही समर्पित कर देते हैं। ये कोई भी युवा पीढ़ी, कोई बच्चे ये ध्यान नहीं देते हैं, विचार नहीं करते हैं। उनका पूरा जीवन अपने बच्चों की खुशी के लिए बलिदान में व्यतीत हो जाते हैं आज के माता पिता ने। चीफ की दावत एक ऐसी ही कहानी है, ऐसी तरह ही कहानी है जिसमें स्वार्थी बेटे जो सामनाथ है वो सामनाथ को अपनी विधवा बूढ़ी माँ का बलिदान फर्जी नज़र आता है। तो यह कहानी
इस कहानी में एक बूढ़ी माँ, एक विधवा बूढ़ी माँ किस तरह अपने बेटे के लिए बलिदान फर्ज दे देते हैं, ये दिखने को मिलता है। तो हिंदी गद्य की सभी विधाओं में कहानी ही सबसे अधिक लोकप्रिय विधा है। ये छोटे मुँह बड़ी बात करती है। तो प्रसिद्ध कथाकार अगय के अनुसार कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं, यो दिखाए हैं, और मानवीय संवेदनाओं के विकास का वर्णन कथा साहित्य का उपजीव्य है। और हिंदी कहानी की विकास यात्रा मुख्यतः 1900 ईस्वी के आसपास शुरू हुई है। तब से लेकर आज तक अनेक कहानीकार हुए हैं जिन्होंने अपनी लेखन के माध्यम से सामाजिक जीवन की समस्याओं, सामाजिक जीवन की यथार्थता को उजागर किया है। और प्रगतिशील परंपरा में जिन कथाकारों का नाम बड़े आदर से लिया जाता है, उनमें भीष्म साहनी भी एक प्रमुख कथाकार है जिन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी है, जो मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ। वो क्या है कहानी? भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, चीफ की दावत आदि। उन्होंने निम्न वो जो कहानी है चीफ की दावत, वह मध्यवर्गीय समाज को अपनी कथा का विषय बनाया है। तो उन्होंने नवीन मूल्य, नवीन मान्यताओं तथा स्वार्थपन को रेखांकित किया है। तो मध्यवर्गीय वर्ग के खोखलेपन, दिखावटीपन तथा स्वार्थपरता को उन्होंने चीफ की दावत कहानी के माध्यम से दर्शाया है। ठीक है, तो भीष्म साहनी ने चीफ की दावत कहानी के माध्यम से क्या दर्शाया है ना, मध्यवर्गीय के लोग जो है कैसे खोखलेपन, दिखावटीपन तथा स्वार्थपरता है। तो इसमें मध्यम वर्गीय व्यक्ति की निजी महत्वाकांक्षाओं को दर्शाया गया है। इस कहानी का केंद्र बिंदु कौन है? मिस्टर सामनाथ और उसकी बूढ़ी माँ। कथा में सामनाथ के माध्यम से शिक्षित पीढ़ी के अशिक्षित आचरण को जीवंतता के साथ पेश किया गया है। मतलब भीष्म साहनी ने इस कहानी के माध्यम से यह दिखाया है कि सामनाथ के माध्यम से कि शिक्षित पीढ़ी होकर भी कैसे अशिक्षित की तरह आचरण करते हैं, तो ये इस कहानी में दिखने को मिलता है। सामनाथ दफ्तर में नौकरी करता है। वो धीरे धीरे उच्च पद पाने की महत्वाकांक्षा रखने लगता है और अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए वो विदेश चीफ की खुशामंदी करता है। सामनाथ चीफ को अपने घर दावत पर आमंत्रित करता है। सामनाथ के घर उसकी पत्नी तथा बूढ़ी माँ है। ये आपको उसी दिन समझ में आएगा जिस दिन आप चीफ की दावत कहानी पढ़कर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपको इस कहानी के पूरी सारांश आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले चीफ की दावत कहानी पढ़िए, उसके बाद समझिए कि इसमें क्या है, भीष्म साहनी इसके कहानी के माध्यम से क्या दिखाने चाहते हैं समाज को, युवा पीढ़ी को, ये दिखने को मिलता है। तो उसके जो सामनाथ के घर में पत्नी तथा बूढ़ी माँ है, परंतु वो अपनी माँ की अनावश्यक सामान की तरह उपेक्षा करता है। जैसे कहते हैं पुरानी चीज़ों जो काम में नहीं आएगा फेंक देते हैं, उसी तरह सामनाथ ने अपनी माँ को उसी तरह समझते हैं कि वो कोई काम की नहीं आएगा। तो इसीलिए उनकी माँ को अनावश्यक सामान की तरह उपेक्षा करता है। वो अपनी निरक्षर वो बूढ़ी माँ को कहीं छुपाना चाहता है। वो सोचता है कि चीफ उसकी माँ के साक्षात से नाराज़ न हो जाए, इसलिए वो अपनी माँ को चीफ के आने से पहले ही अपनी कोठरी में भेजने को कहता है।
और वो अपनी पत्नी से कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि इस बुढ़िया का आना जाना फिर से शुरू हो जाए। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहो कि जल्दी से खाना खाकर शाम को ही अपनी कोठर में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम निपटा ले। तो ये सामनाथ ने अपनी पत्नी से कहते हैं अपने माँ को इस तरह करने के लिए। तो सामनाथ अपनी पदोन्नति के लिए अपनी माँ को अकेलेपन का शिकार बना देता है। तो इस कहानी में सामनाथ ने अपनी पदोन्नति कैसे पाएंगे, कैसे हासिल करेंगे, तो इसलिए अपनी माँ को अकेलेपन का शिकार बना देता है। वो उसके द्वारा किए गए बलिदान को भी नहीं समझता है। वो मतलब सामनाथ नहीं समझता कि सामनाथ जब छोटा बच्चा था तो ना उनके लिए क्या नहीं किया है, ये समझता नहीं है सामनाथ। ठीक है, तो ऐसा ही होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने माता पिता के द्वारा किए गए उपकार को भूल जाते हैं। यही होता है ना, आज के ज़माने में वृद्धा आश्रम भेज देते हैं माता पिता को। अरे क्यों? वो तो सोचना चाहिए ना कि आप जब बच्चे थे तो आपको किसने पालन पोषण किया था, किसने, आप जो जिस पद में हैं वो किसने इस पद तक पहुंचाया है, ये नहीं समझते हैं। आज के ज़माने के बच्चे हैं, नहीं समझते हैं। भले ही उस बच्चे की पढ़ाई के लिए माता पिता ने अपना सर्वोच्च समर्पित कर दिया हो, परंतु उनके बच्चों के वे घर में पड़े किसी कोने में कूड़े करकट की भांति दिखाई देते हैं। ठीक है, चीफ की दावत कहानी में ऐसा ही होता है। मिस्टर सामनाथ अपने माँ के बलिदान को फर्ज बताता है कि ये मतलब सामनाथ कहते कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, फर्ज है करने के लिए। क्यों? माँ का कर्तव्य है बच्चे को ये करने के लिए, क्यों बच्चे को माँ के प्रति जो कर्तव्य है ये क्यों नहीं करना चाहिए। तो ये भीष्म साहनी इस कहानी के माध्यम से कहते हैं। तो मिस्टर सामनाथ माँ को लेकर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं समझता। वो अपनी माँ के हृदय पर कुठाराघात करता है। जब वो अपनी माँ को छिपा नहीं पाता तो झूठा प्रदर्शन भी करता है। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में बाहर रखते हुए बोला, आओ माँ, इस पर जरा बैठो। तो झूठा प्रदर्शन भी करता है। एक कुर्सी को उठकर मतलब बैठने के लिए उनके माँ को कहती है, परंतु इस प्रदर्शन में सामनाथ की चिंता छिपी हुई है। वो सोच रहा है कि कहीं माँ का साक्षात्कार चीफ तथा उसके साथ आए लोगों से ना हो जाए। तो सामनाथ पुरानी पीढ़ी के त्याग के प्रति कृतज्ञ होते हैं और उसकी माँ ने जबर बेचकर इस काबिल बना है कि वो दुनिया में सिर उठाकर जी सके। मतलब क्या कहा, सामनाथ पुरानी पीढ़ी के लोगों को कृतज्ञ मानते हैं, मतलब घृणा करते हैं। इसीलिए उसके माँ ने जो जबर बेचकर इस काबिल बना है वो दुनिया में सिर उठाकर जी सके, ये सामनाथ के माँ किए हैं। परंतु वो उसके उल्लेख मात्र से तिलमिला उठता है। वो कंसा मतलब वो कहता है कि सामनाथ अपने माँ को कहता है कि कंसा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो ना, कह दो नहीं कि वो जबर बस। इसमें पढ़ाई लिखाई का क्या ताल्लुक है? जो जबर विका तो कुछ बनकर ही आया हूँ ना, तो निरा लंडरा तो नहीं लौट आया। जितना दिया था उसने दुगना ले लेना। ये बच्चे, ये जो सामनाथ जो अपने माँ को कह रही है, तो ये जो कहने का मतलब है कि जो पिता माता अपने संतान के प्रति जो कर्तव्य किया, अपने संतान के पढ़ाई के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने जेवर जो बेच सकते हैं, यदि होगा तो घर भी बेच देते हैं। तो ये जो बलिदान उस संतान को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम जिस स्थान में हैं, किसके सहायता से हम इस स्थान में हैं।
ये नहीं समझते हैं। ठीक है, इसीलिए अपने माँ को ये घृणा करती है और चीफ के सामने, अपने बस के सामने नहीं आने देता है। ठीक है, माँ द्वारा किए गए समर्पण को वह चंद रुपयों में तोलता है। आधुनिक युग में युवा वर्ग ने माता पिता द्वारा किए गए बलिदान को भूल जाते हैं तथा अपनी सफलता को अपनी काबिलियत का नाम देते हैं। यह आधुनिक युग की बहुत बड़ी त्रासदी है कि युवा वर्ग बुजुर्ग के आदर मान सम्मान को भूल गया है। तो सामनाथ पूरी तरह से पश्चिम सभ्यता के रंग में रंग चुका है। वो अपनी माँ के सभी बात नहीं करता है। वो अपनी माँ के साथ हमेशा संवेदनहीन व्यवहार करता है। माँ बेटे के व्यवहार से डरी रहती है, मतलब माँ अपने बेटे के जो व्यवहार है उस व्यवहार से डरी रहती है उनकी माँ। वो बेटे के हुक्म को हमेशा अपनी मर्जी के खिलाफ पालन करती है। सामनाथ की माँ का जी चाह रहा था कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती है। तो सामनाथ ने माँ को हिदायत दी कि जब चीफ आए तो उसने उनसे बातें कर लेना, परंतु माँ ने अपनी असमर्थता प्रकट की कि मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी। तो तुम कह देना माँ अनपढ़ है, वो जानती समझती नहीं, वो नहीं पूछेगा। परंतु सामनाथ बिना कुछ सुने चला गया। तो सामनाथ को दावत के समय शाम को दावत के समय सामनाथ मन ही मन सोचता है कि विदेशी चीफ को कैसे बताएंगे कि उसकी माँ निरक्षर है। आधुनिकता तथा पश्चिमीकरण की चकाचौंध में आज के युवा वर्ग बुजुर्ग के दिल पर कुठारघात करते हैं कि जो आज के शिक्षित युवा पीढ़ी ये भूल जाते हैं कि आपको किसने शिक्षित बनाया है, माता पिता ने। तो आप शिक्षित होकर उस माता पिता को ही बुजुर्ग समझते हैं, अनपढ़ समझते हैं। अरे अनपढ़, यदि माता पिता अनपढ़ है तो आप सभी को किसने शिक्षित बनाया, तो ये समझना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा पढ़े लिखे हो गया कि अपने संस्कार, अपने माता पिता का प्यार भूल जाते हैं, अपने माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है ये भूल जाते हैं और नए लोगों के साथ ऐसे मिल जाते हैं कि अपने फैमिली के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचते हैं। दूसरे लोग वो अपना हो जाते हैं और अपना ही लोग, मतलब पराये लोग अपने हो जाते हैं और अपने लोग पराये हो जाते हैं। तो सामनाथ की माँ बरामदे में कुर्सी पर बैठी नींद के खरीटे ले रही थी और मतलब जो सामनाथ पश्चिमीकरण के रंग में रंगा हुआ है, शाम को मेहमान के आने के बाद उसकी खुशामदी के लग जाता है। शराब का दौर खत्म होने के बाद सभी भोजन के लिए बरामदे में चले जाते हैं। सामनाथ की माँ बरामदे में कुर्सी पर बैठी नींद की खरीटी ले रही थी कि वह अचानक चीफ के सामने गिर गई। तो सामनाथ अपने आप को लज्जित महसूस करने लगा कि माँ ये क्या कर रही है। तो सामनाथ की माँ के गिरने के बाद सभी माँ की दयनीय स्थिति पर हंसने लगे। तो परंतु चीफ ने बात को संभाल लिया। पश्चिम सभ्यता के दिखावटीपन में लिपटा सामनाथ अपनी निरक्षर माँ को आदेश देता कि माँ हाथ मिलाओ, कहो माँ हाउ डू यू डू। माँ धीरे से संकुचित हुए बोली हो डू। तो चीफ सामनाथ की वृद्ध माँ से हाथ मिलाता है। उसे सामनाथ की माँ बहुत अच्छी लगी। सामनाथ ने अपनी माँ का परिचय करवाते हुए बताया कि मेरी माँ गांव से ताल्लुक़ रखने वाली महिला है। तब पश्चिम सभ्यता के रंग में रंग युवा दिखावटीपन में विश्वास रखते हैं। वे अपने निरक्षर तथा गांव में रहने वाले माता पिता का परिचय करवाने में हिचकिचाते हैं। तो आज के युवा पीढ़ी ने इतने शिक्षित हो गए कि दूसरे के सामने अपने माँ का और पिता का परिचय करने के लिए संकोच मानते हैं, हिचकिचाते हैं।
यही आधुनिक जीवन की त्रासदी का वो विडंबना है। हम अपने नैतिक मूल्य तथा सामाजिक उत्तरदायित्व को भूल जा रहे हैं। तो चीफ को गांव के लोग बहुत पसंद है। चीफ ने सामनाथ को बताया कि चीफ ने पूछा, फिर तो तुम्हारी माँ गीत और नाच भी जानती होगी। यह कहते हुए चीफ ने माँ को मतलब प्यार व अपनेपन की भावना से देखा। तो सामनाथ ने अपने को चीफ के लिए गाना सुनाने का आदेश दिया और माँ ने अपनी विवशता प्रकट की। तो सामनाथ ने कहा कि माँ, मेहमान का कहा कोई भी टालता है। तो साहब ने इतनी रीस से कहा कि नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। तो सामनाथ की माँ ने विवाह का एक गीत सुनाया। क्या सुनाया? हरिया नी माए हरिया नी बहने हरिया ते भागी भरिया है। तो चीफ ने माँ के हाथों की बनी फुलकारियाँ देखी जो उसे बहुत पसंद आई। सामनाथ ने अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए साहब को नई फुलकारी बना कर देने का वादा किया। तो यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। तो माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें एक ऐसी फुलकारी बना दोगी ना? तो माँ ने बेटे के सामने अपनी असमर्थता प्रकट की, परंतु बेटे ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और साहब को कहा कि माँ आपके लिए फुलकारी बना देगी, वो ज़रूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। तो सामनाथ को माँ की विवशता के बावजूद साहब की खुशामद की आवश्यक थी, क्योंकि वो सोच रहा था कि साहब खुश होंगे तो उसे तरक्की मिलेगी। तो सामनाथ अवसरवादिता व स्वार्थपूर्ति की साक्षात मूर्ति है। तो इस कहानी में सामनाथ का चरित्र क्या है? एक अवसरवादिता और स्वार्थपूर्ति का व्यक्ति है। परंतु विडंबना की बात तो यह है कि जिस माँ को वो अपनी तरक्की में बाधक समझता था, उसी माँ ने उसे तरक्की दिलवाई। तो आज के शिक्षित युवा वर्ग भी सामनाथ की भांति स्वार्थी होते जा रहे हैं, है कि नहीं? तो उनके नैतिक मूल्य इतने गिर चुके हैं कि उन्हें ऊपर उठना मुश्किल है। वे अपनी पदोन्नति के लिए बुजुर्ग माँ बाप को छोड़कर शहर की चकाचौंध दुनिया में चले जाते हैं। वहाँ रहकर वे शहरी बाबू बन जाते हैं। वे अपनी पदोन्नति के लिए अपनों का साथ छोड़ देते हैं। जैसे ही दावत आरंभ हुई, माँ अपनी कोठर में धीरे से चली गई और अपनी कोठर में बैठकर जोर जोर से रोने लगी। दावत होते ही सभी मेहमान चले गए। उनके जाने के बाद सामनाथ अपनी माँ के पास गया। माँ, दरवाज़ा खोलो। तो अपनी स्वार्थी बेटे की आवाज़ सुनकर माँ का दिल दहल गया। उनके माँ सोचा कि मुझसे कोई भूल तो नहीं हुआ ना? नहीं हो गई। माँ ने धीरे से दरवाज़ा खोला तो सामनाथ ने अपने मम्मी को ये बोला कि ओ मम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हो गए कि क्या कहूँ। ओ मम्मी। तो अपने बेटे की तरक्की सुनकर माँ की आंखों में आंसू छलकने लगे। माँ अपने ही घर में घुटन महसूस करती है तथा अपने बेटे से हरिद्वार जाने का आग्रह करती है। तो बेटा, तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। माँ की बात सुनकर सामनाथ तिलमिला उठकर वो कहने लगा कि क्या कह रही है माँ, यह कौन सा राग तुमने छेड़ दिया? तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रखा सकता। तो सामनाथ अपनी बदनामी वो स्वार्थपूर्ति के लिए माँ को कहता है कि क्या तुम मेरी पदोन्नति नहीं चाहती? क्या तुम अपने हाथों से फुलकारी नहीं बनाओगी? तो सामनाथ की बात सुनकर बेबस माँ हरिद्वार न जाने का निश्चय करती है और ममता की मूर्त तथा वात्सल्यमयी माँ बेटे की जो तरक्की के बारे में सोचकर अपनी लाचारी भूल जाती है। तो सामनाथ मध्यवर्गीय समाज का एक स्वार्थी तथा लालची इंसान दिखने को मिलता है इस कहानी में। वो अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए अपनी माता के हृदय पर कुठारघात करता है। वो पश्चिम सभ्यता के रंग में इतना रंगा हुआ है कि वो अपनी माँ को काम करने के लिए भी मजबूर कर देता है। तो इस कहानी में भीष्म साहनी ने ये दिखाया कि आज भी इतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय भी था। यह कहानी युवा पीढ़ी पर करारा
व्यंग है जो अपनी झूठी शान के लिए अपनी माँ के हृदय पर कुठाराघात पहुँचता है, जिसको माँ किसी के सामने बयान नहीं कर पाती है। युवा पीढ़ी अपने माता पिता को अपनी सफलता के मार्ग में बाधा समझती है तथा बुजुर्ग की तथा अप्रत्यक्ष के रूप में अपेक्षा करते हैं और युवा पीढ़ी को बेगानेपन का बोध कराती है। तो यह कहानी युवा पीढ़ी के यथार्थ तथा बुजुर्ग के प्रति जो घटती जिम्मेदारियों का जो अंकन करती है और समाज में व्याप्त समस्याओं तथा विषयगतियों का जो चित्रण हुआ है, यह चित्रण भीष्म साहनी की इस कहानी में बहुत कुछ अच्छे तरीके से हुआ है। तो आधुनिक मानवीय मूल्यों के विघटन, पारिवारिक मूल्य के प्रति अनास्था तथा बेगानेपन का चित्रण इस कहानी में दिखने को मिलता है। तो इस कहानी में हम क्या सीखने को मिला, क्या दिखने को मिला ना, इसमें युवा पीढ़ी के संवेदनशील व्यवहार को चित्रित किया गया है। वे सामाजिक यथार्थ से जुड़े हुए कथाकार थे जिन्होंने सामनाथ के माध्यम से शिक्षित वर्ग के अशिक्षित आचरण को दर्शाया है तथा स्वार्थी बेटे की स्वार्थी भावनाओं को कहानी के माध्यम से उजागर किया है। उन्होंने युवा पीढ़ी को यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि हमें रिश्तों की पवित्रता को नहीं भूलना चाहिए। ये भीष्म साहनी ने कहा है कि अपने घर में बुजुर्ग के प्रति लगाव रखना चाहिए, उन्हें बूझ समझकर नहीं बल्कि अपनेपन की भावना से रखना चाहिए। ये इस कहानी के माध्यम से कहना चाहते हैं भीष्म साहनी ने कि हम कभी भी अपने रिश्ते को नहीं भूलना चाहिए, अपने बुजुर्ग के प्रति लगाव रखना चाहिए, अपने माँ बाप के प्रति क्या लगाव रखना चाहिए और पिता माता को उसी तरह सम्मान रखना चाहिए जिस तरह हमको माता पिता ने हमको जिस तरह सम्मान दिया है, काबिलियत बनाया है, तो हम माता पिता को उसी तरह क्यों नहीं रखेंगे। हम इतने शिक्षित हो गए कि हमने अपने माता पिता को हम भूल जाएंगे, नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो इस कहानी के माध्यम से यही सीखने को मिलता है। तो ठीक है, तो कैसे लगा इस कहानी के माध्यम से भीष्म साहनी ने युवा पीढ़ी को क्या कहने चाहते हैं, तो आप सभी को समझ में आ रही है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे चीफ की दावत के और कुछ जानने के लिए। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो यदि मेरे क्लास आप सभी को अच्छे लग रहे तो लाइक कीजिए, लाइक तो बनता है ना, क्योंकि आपके जो छोटे छोटे लाइक जो आपके लाइक मुझे मोटिवेट कर देगी। ठीक है, क्योंकि आप यदि लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं और भी कुछ मेरे पास जो भी ज्ञान है मैं आपको ही दूंगी। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम के लिए मैं हेल्प भी करूंगी, समझा दूंगी। तो लाइक कीजिए और जो नहीं जान पाते हैं कि इस कहानी के जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो अपने दोस्त को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जितने भी क्लास कर रही हूँ तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।